हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने देखा था सेट थ्योरी और उसी में आगे बिल्डअप किया था फंक्शंस के बारे में। उसके आगे हमने देखा था सीक्वेंस एंड सीरीज का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया कंसेप्ट वेक्टर्स का। ठीक है, अब सोचो वेक्टर्स क्या होते हैं। जनरली क्या होता है, हमारा जो भी कमोडिटी हम बाई करते हैं वो कमोडिटी हमेशा एक सिंगल कमोडिटी तो होता नहीं है। जैसे आप मार्केट गए सामान खरीदने, मान लो आप फ्रूट्स खरीदने गए, तो फ्रूट्स खरीदने गए तो आप सिर्फ बनाना खरीद रहे हो, तो आपका सिंगल कमोडिटी खरीद रहे हो। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, आपने बनाना खरीदे, ऑरेंजेस खरीदे, एप्पल्स खरीदे, तो एक तरह से आपने एक बंडल बनाया। ठीक है, उस बंडल को मान लिया जाए आपने रिप्रेजेंट किया x1 फॉर बनाना, x2 फॉर ऑरेंजेस, x3 फॉर एप्पल्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा आपने एक बंडल जो खरीदा है उस बंडल को आप कैसे डिनोट करोगे। तो आप अगर तीनों को एक साथ डिनोट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स वही होता है, वेक्टर्स है सेट ऑफ कमोडिटीज के तरह समझो। ठीक है, तो अब यहां समझो, अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका है x1, x2, x3। ठीक है, अगर हम रो में डिनोट करेंगे, रो मतलब जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ दिखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का नोटेशन रहेगा तो इसको बोलोगे आप रो वेक्टर। अगर कुछ इस तरह का नोटेशन दिखेगा इसको बोलोगे आप कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, ये आपका दो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैटर ये नहीं करता आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वेक्टर के टर्म्स में आपका मायने नहीं रखता कि आप उसको रो की तरह ट्रीट कर रहे हो या कॉलम की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप अप्रोप्रिएटली जैसी जरूरत पड़ती है वैसे हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोज वगैरह का कंसेप्ट हम लोग नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे वेक्टर्स आपने देख लिए, दो टाइप के वेक्टर्स, एक रो वेक्टर, दूसरा हो गया कॉलम वेक्टर। अब मान लो ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे। अगर दो वेक्टर के इक्वालिटी की चेक करते हो तो उसके पास क्या होना चाहिए। अब यहां पे मैंने जैसे बात किया तीन कमोडिटीज, पहला कमोडिटी क्या था बनाना, दूसरा कमोडिटी क्या था ऑरेंज, तीसरा कमोडिटी क्या था एप्पल। तो आपके पास कंपैरिजन के लिए यही तीनों कमोडिटीज का अलग अलग क्वांटिटीज होना चाहिए दूसरे वेक्टर में। कहने का मतलब पहला कमोडिटी जो होना चाहिए आपका हमेशा बनाना होना चाहिए, दूसरा कमोडिटी हमेशा आपका क्या होना चाहिए ऑरेंज होना चाहिए, तीसरा कमोडिटी आपका क्या होना चाहिए एप्पल होना चाहिए। अब समझो, अब मैं बोलूं कि एक मेरा रिप्रेजेंटेशन है कि x1 कमोडिटी मैंने बनाना के खरीदे। ठीक है, दूसरा कमोडिटी है आपने ऑरेंजेस खरीदे x2 कमोडिटी, तीसरा आपने लिया एप्पल का, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है आपने क्वांटिटी भी याद करके रखा है। तो क्वांटिटी के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया 5 खरीदा बनाना, ठीक है, 3 खरीदे ऑरेंजेस, 4 खरीदे एप्पल। अगर आप चाहो तो उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स में डिनोट कर सकते हो या चाहो तो आप उसके पीसेस के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हो, लेकिन मान लेते हैं दोनों जगह आपका यूनिट सेम है। तो इन दोनों में आप देख रहे हो इक्वालिटी की जब बात करेंगे तो ये दोनों इक्वल होने के लिए आपका जो पहला कमोडिटी था दैट वाज बनाना, तो बनाना का नंबर सेम होना चाहिए, समझ रहे हो। उसी तरह ऑरेंज के यूनिट्स सेम होने चाहिए, उसी तरह एप्पल्स के भी क्वांटिटीज सेम होने चाहिए। अब आपने देखा कंपैरिजन करने के लिए आपके पास तीन अलग कमोडिटीज थी, तीन अलग कमोडिटीज को आपस में कंपैरिजन करना है और इन तीनों कमोडिटी को
एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तीनों कमोडिटी को खुद के क्वांटिटी से कंपेयर करना है दो केसेस में। दिस इज से बंडल ए, दिस इज बंडल बी। ठीक है, तो बंडल ए में अगर आपने बनाना X1 क्वांटिटी खरीदा है और बी में 5 खरीदा है, अगर आप बोल रहे हो दोनों बंडल इक्वल है, ए इक्वल टू बी, इस केस में आपके बनाना का नंबर सेम होना चाहिए दोनों में। दैट मीन्स योर X1 शुड इक्वल 5, ठीक है, X2 शुड इक्वल 3, X3 शुड इक्वल 4। तो कहने का मतलब जब भी दो वेक्टर आपका इक्वल होगा, उसके लिए आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों वेक्टर में सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या कंपोनेंट कहो, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है या कोऑर्डिनेट भी बोलते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कार्टेशियन प्लेन आपने देखा है, जैसे कि आप देखो कार्टेशियन प्लेन, प्लेन मतलब दो एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। आपने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को आपने डिनोट किया x1 और y1 से। x1 y1 से मान लो इस पॉइंट को आपने डिनोट किया, तो ये जो पॉइंट है ये वेक्टर x1 y1 को बता रहा है, और ये आपके दो कोऑर्डिनेट वाला है। दो कोऑर्डिनेट वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो ही कमोडिटी की बात हो रही है, एक कमोडिटी x, दूसरा कमोडिटी y। समझ रहे हो? अब यहां पे ध्यान दो, जब ऐसे केसेस में आपका दो कमोडिटी चाहिए था, यानी कि दो कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो आप इसको कंपोनेंट बोल सकते हो या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपको उसको जानने की जरूरत है, उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम बस समझने तक यूज कर रहे हैं। अब यहां पे जो चीजें समझ रहे हो, तो आपने देखा दो वेक्टर आपका इक्वल कब होगा? जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों सेट में बराबर हो, दोनों यानी वेक्टर में बराबर हो। अब वेक्टर का नोटेशन जनरली क्या होता है? लोअर केस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मान लो वेक्टर एक्स की बात करते हैं, तो एक्स वेक्टर अगर बोल्ड में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, तो ये हमारा वेक्टर का नोटेशन है। यानी कि जब भी आपका लोअर केस यानी कि छोटा वाला अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट आप यूज करते हो, वो भी आपका बोल्ड हो, तो आपका वेक्टर का नोटेशन है, ठीक है। तो आपका एक वेक्टर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, इसी वेक्टर को आप डिनोट कर सकते हो, अगर आपने बोल्ड नहीं लिखा है तो इसके ऊपर आपने एरो डाल दिया, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा वेक्टर में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इक्वालिटी के टर्म्स में जब भी देखेंगे, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख रहे हो। अगर मान लो पहले वाले बंडल में एक चौथा भी फ्रूट होता, मान लो ग्रेप्स के बारे में बात होती है, ठीक है, तो एक चौथा यहाँ पे होता है x4, लेकिन यहाँ पे 3 ही है, तो क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हो? नहीं। तो यानी कि दो वेक्टर को कंपेयर करने के लिए, दो वेक्टर को इक्वल देखने के लिए आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए। याद रखना है, हमेशा दो वेक्टर को कंपेयर कब कर सकते हो? जब उनके पास सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो या सेम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो। तो यहां पे एक नोट में लिख लेना, टू चेक द equality of vector, we must have same number of components। ठीक है, यानी कि सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो या कोऑर्डिनेट्स हो, इसको आप नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, वेक्टर की डिफिनेशन लिखो, आप लिखो। अ वेक्टर इज अ सेट ऑफ, इसके आगे मैं लिख दूं क्या? मान लो इसी में मैं ऐड कर देता हूं एक तरफ। इसके डिफिनेशन से वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन जान जाओ। अ वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर्ड सेट का मतलब है इसका ऑर्डर मैटर करेगा, कौन पहले है कौन बाद में है ये मैटर करता है। ठीक है, इसलिए ये वेक्टर जरूरी है। ऑर्डर्ड का मतलब है एक सेट हो गया, आपके तीन कमोडिटीज का एक सेट बना, लेकिन इनका ऑर्डर मायने रख रहा है। ऑर्डर जब मायने रखेगा तब आप सेट को वेक्टर कहोगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब अ वेक्टर इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स with the order। ओके, लिखो अभी इतना। इसको नोट डाउन कर लेना, फिर इसके आगे मैं ये अभी ही कर देता हूँ। A vector is a set of components with the order where, वैसे आपका डिफिनेशन इतना से काम चल सकता है। Where the different orders of the components give distinct vectors या different vectors। जैसे कि मान लो आपने ऑर्डर देखा, अगर मैं पहले वाले कमोडिटी में ये ऑर्डर फॉलो करूं, बनाना ऑरेंज एप्पल, दूसरे वाले में मैं मान लो ऑर्डर फॉलो करूं बनाना एप्पल ऑरेंज, ठीक है, तो क्या ये सेम वेक्टर होंगे? नहीं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसलिए ये जरूरी है। कहने का मतलब पहला वाला जो कंपोनेंट है वो पहले एक्सिस से आना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट दूसरे एक्सिस से आना चाहिए, तीसरा कंपोनेंट तीसरे एक्सिस से आना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास एन डायमेंशन है तो आपका एन कमोडिटीज का ऑर्डर या एन मान लो कंपोनेंट्स हैं या एन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है ऋषभ, और कुछ है तो बताना। ऋषभ ठीक है? ठीक है, बढ़िया, नोट डाउन करो। इसमें आपको मेनली याद रखना है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का, बाकी काम का नहीं है, एग्जाम के लिए खासकर। बाकी आपके दूसरे कामों में आ सकता है जरूरत, लेकिन नेट के लिए आपको बस इक्वालिटी याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझो,
जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हमेशा ओरिजिन हो, ठीक है। अगर मान लो जीरो वेक्टर में एक ही कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट मींस वन डायमेंशन, यहां पे लिख लेना वन कंपोनेंट मींस वन डायमेंशन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सीधा जीरो, ठीक है। और इसको क्या डिनोट करोगे, जीरो वेक्टर को जीरो से, और ये जीरो क्या होगा, बोल्ड होगा, या दूसरा क्या डिनोट कर सकते हो, जीरो और ऊपर में वेक्टर का सिंबल, ठीक है, एरो। अगर मान लो दो कंपोनेंट्स हैं, तो दो कंपोनेंट्स यानी कि दो एक्सिस है, तो वैसे केस में टू डायमेंशन होगा, तो एक्स एक्सिस भी आपका जीरो होना चाहिए, वाई एक्सिस भी आपका जीरो होना चाहिए। थ्री डायमेंशंस में क्या होगा, तीन कंपोनेंट्स होंगे और तीनों कंपोनेंट्स में आपका वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर मान लिया जाए एन कंपोनेंट्स है, तो सारे कंपोनेंट्स में, यानी कि एन डायमेंशन की बात हो रही है, वैसे केसेस में आपका सारा वैल्यूज जीरो होना चाहिए। और यहां पे याद रखना जीरो कितने टाइम है, एन टाइम है, कितने टाइम है, एन टाइम्स है। अगर आप कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर मान लो वेक्टर के टर्म्स में लिखते हो तो वेक्टर्स के टर्म में कैसे डिनोट करोगे, इसका मैं अलग लिखता हूं ताकि आपको क्लियर है। वेक्टर्स के टर्म्स में आप लिखोगे सिंपल पहले वाले को जीरो, दूसरे वाले को जीरो जीरो, तीसरे वाले को जीरो जीरो जीरो, फिर इसी तरह जीरो जीरो जीरो, ये कितने टाइम होगा, एन टाइम्स, ठीक है। इसको डिनोट करो एक बार, जीरो वेक्टर को। हमेशा याद रखना जो भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन विल ऑलवेज गिव यू अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब हुआ किसी भी डायरेक्शन में उसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई यूनिट डेविएशन नहीं है ओरिजिन से, जहां पे थे वहीं पे है, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, यानी कि आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह किसी पॉइंट का कहीं किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस की तरफ अगर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, अगर वो मूव नहीं करती है, वैसे केस में आप कहोगे ये वेक्टर जीरो वेक्टर है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, इसमें जरूरत यही है कि जीरो वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स जीरो होंगे, बाकी कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन एक बार नोट डाउन कर लोगे तो आपको समझने में आसान पड़ेगी। अब इसके आगे एक चीज आपने स्कूल में पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर्स का कंसेप्ट, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स में हमेशा लेंथ और दूसरा नाम है लेंथ का नॉर्म ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ए इक्वल होगा वन के, समझ रहे हो, ये हम समझेंगे लेंथ और नॉर्म क्या होता है थोड़ी देर में। लेकिन यूनिट वेक्टर अगर आप मान लो एन डायमेंशंस का देख रहे हैं, ठीक है, जब एन डायमेंशन के केस में देख रहे हैं तो वैसे केस में एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसको क्या बोलोगे, पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका वन, दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो, फिर बाकी सारा जीरो जीरो जीरो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर ये किसके डायरेक्शन में हो गया, एक्स एक्सिस, यानी कि फर्स्ट एक्सिस के। आप एन एक्सिस में डिनोट नहीं कर सकते हो एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट एक्सिस। उसी तरह सेकेंड हो सकता है कुछ इस तरह से, जो कि आपका सेकेंड एक्सिस में यूनिट 1 होगा और बाकी सब में 0 है। ठीक है, कहने का मतलब दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि दिस इज योर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट एक्सिस। उसी तरह यहां लिखोगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड एक्सिस। अगर मान लो वहीं आप डिनोट करते हो सब पॉइंट 0 और लास्ट का 1, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ nth एक्सिस। तो अगर आप डायग्राम के टर्म्स में देखोगे तो आप चीजों को समझो। अगर आपने एक्सिस बनाया तो मान लो ये आपका एक एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। एक एक्सिस ले लो आपने, ये ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है, अब उसके सामने आप एक कोई एक्सिस बनाते हो जो कि आपका यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो ओरिजिन से, और आपका एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में जाता है। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक जो आपने वेक्टर बनाया, इस वेक्टर को मान लो आपने a1 वेक्टर बनाया। तो a1 वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपको जानना क्या था कि जब भी आपका यूनिट वेक्टर होगा तो किसी एक डायमेंशन में, जिस एक्सिस में बात हो रही है, मतलब जिस डायमेंशन का हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी डायमेंशन में कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होगी, बाकी में 0 होगी। ठीक है, यही कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर को एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन टिल an। ठीक है, उसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स हैं b1, b2, b3 एंड सो ऑन टिल bn। अब दोनों का देख रहा हूं, दोनों में टोटल n डायमेंशन है। n डायमेंशन है, कंपेयर कर सकते हो। दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपका, अगर ऐसा लिखते हैं बेटर ये रहेगा कि आप यहां पे डिनोट करो ऐसे, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी व्हेन यू हैव a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2, a3 इक्वल टू b3, b4 इक्वल टू b4, b5 इक्वल टू b6, b7 इक्वल टू b7, b8 इक्वल टू b8, b9 इक्वल टू b9, b10 इक्वल टू b10, b11 इक्वल टू b11, b12 इक्वल टू b12, b13 इक्वल टू b13, b14 इक्वल टू b14, b15 इक्वल टू b15, b16 इक्वल टू b16, b17 इक्वल टू b17, b18 इक्वल टू b18, b19 इक्वल टू b19, b20 इक्वल टू b20, b21 इक्वल टू b21, b22 इक्वल टू b21, b23 इक्वल टू b23, b24 इक्वल टू b24, b25 इक्वल टू b25, b26 इक्वल टू b26, b27 इक्वल टू b27, b28 इक्वल टू b28, b29 इक्वल टू b29, b30 इक्वल टू b30, b31 इक्वल टू b31, b32 इक्वल टू b32, b33 इक्वल टू b33, b34 इक्वल टू b34, b35 इक्वल टू
and so on till an equal to bn. अब सेम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है दोनों वेक्टर में, तो दोनों का सम भी आप निकाल सकते हो। तो सम निकालने के लिए अगर आपने निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सो यू विल हैव द एडिशन ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स टुगेदर। ठीक है, तो आपका क्या होगा, पहला होगा a1 प्लस b1, दूसरा होगा a2 प्लस b2, फिर तीसरा क्या होगा a3 प्लस b3, उसी तरह लास्ट वाला टर्म क्या होगा an प्लस bn, और इसका भी कितना लेंथ है, टोटल n कोऑर्डिनेट्स corresponding to each of the n coordinates in the two vectors। ठीक है, तो a प्लस बी वेक्टर ये हो गया। अब तीसरा होता है, देखोगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या होता है कि -1 से सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर इसको माइनस बी को अगर आप लिखना चाहोगे माइनस बी, तो आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू बी। ठीक है, यानी कि बी के सारे कोऑर्डिनेट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ए माइनस बी वेक्टर जो लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस -1 ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो -1 ऑफ बी वेक्टर निकाल सकते हो, सबका निगेटिव। तो इससे आपको क्या मिलेगा, a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 एंड सो ऑन टिल an माइनस bn। दिखने में कितना सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सा दिख रहा है, तो वही यूज करना है आपको। तो a माइनस बी वेक्टर आपका कुछ इस तरह से आएगा। एक बार नोटेशन समझते हैं। अगर आपका देखा जाए एक वेक्टर, तो ये वेक्टर आपका मान लिया जाए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मान लिया जाए आपका क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बट विद द सेम लेंथ। ठीक है, तो दोनों वेक्टर को देख रहे हो, लेंथ सेम है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो अगर इस वेक्टर को आप बोलते हो वेक्टर बी, तो दिस वेक्टर इज माइनस बी। अब ये मानकर चलना दोनों पैरेलल है। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा बनाने में इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन आप मानकर चलोगे कि दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब एक और समझो, आपके पास एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए। ठीक है, कहने का मतलब आप यहां से राजस्थान गए, राजस्थान से आप गुजरात गए। ठीक है, तो ये जो है आपका वेक्टर ए है, ये जो है आपका वेक्टर बी है। तो दोनों का सम निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करोगे, तो इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस होगा वही आपका क्या बताएगा, दोनों का सम बताएगा। तो ये जो वेक्टर होगा दिस वेक्टर वुड बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन आपने देखा कि अगर माइनस बी निकालना है तो माइनस बी क्या होगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो उल्टी डायरेक्शन में होगा तो बी को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए दूसरा डायरेक्शन यूज करोगे। अभी पहले इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद उस पर चलते हैं। चलो बना ही लेते हैं डायग्राम यहीं पे। मान लो आपके पास वेक्टर ये है और वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी यहां से देख रहे हो कि माइनस बी जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन लेंथ सेम है। तो उसी तरह इस वेक्टर की तरह आप वेक्टर माइनस बी बनाओगे, जो कि माइनस बी वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से बनेगा आपका माइनस बी, और ये मान लेना कि यही वाला डायरेक्शन आपका इधर आ रहा है,
और लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है। तो आपका ये वेक्टर आपका रहा वेक्टर ए, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो जो आपका जो फाइनल रिजल्ट रहा, दिस इज योर ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन आपने देखा इसमें और इसमें तो कंपैरिजन तो कर नहीं सकते हो, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, उसके लिए आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। आपने लिया एक्स एक्सिस और यहां पे आपने बनाया वेक्टर ए, उसी तरह आपने बनाए वेक्टर बी, ठीक है। ये आपका वेक्टर बी बना, लेकिन वेक्टर बी को आपको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो आप क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो इसको इधर शिफ्ट करोगे यानी कि आपको यहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास ये आपका हो गया वेक्टर बी। अगर इस तरह से ये करोगे तो आपका जो फाइनल आउटकम होगा ये वाला, दिस इज योर ए माइनस बी वेक्टर। और इसका शेप और इसका शेप देखोगे तो दोनों नियर अबाउट सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब ये मानकर चल रहा है कि हमारा लेंथ और डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ये रिप्रेजेंटेशन है, यहां पे याद रखना जो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है, दिस इज योर वेक्टर ए, और इधर की तरफ ही आ रहा है आपका वेक्टर ए माइनस बी का, लेकिन वेक्टर बी जो है यहां से स्टार्ट होकर यहां चला जा रहा है जहां पे ए है। तो एडिशन के लिए क्या था, जहां पे ए का टच करता था मतलब एंड होता था वहीं पे बी से स्टार्ट होता था, ए जहां पे खत्म होगा वहां से बी स्टार्ट होगा, तो जो फाइनल पॉइंट होगा दैट वाज योर ए प्लस बी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग है, जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ये विजुअलाइजेशन के लिए है कि इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि जब भी प्लस माइनस या कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो आप क्या करोगे कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इसको सारा जो आपने नोट डाउन कर लिया वो तो ठीक है, जिसको नहीं किया उसको जल्दी से कर लो 1 मिनट में। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने सेम वेक्टर लिया a that was with coordinates a1 a2 and so on till an, ठीक है। दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर b with the coordinates b1 b2 and so on till bn, ठीक है। अब यहां पे समझो, अगर मान लो कोई एक स्केलर लेते हैं, स्केलर दो स्केलर ले रहे हैं, एक स्केलर है t दूसरा स्केलर है s। तो स्केलर का मतलब होता है कोई भी आप एक तरह से यूनिट ले लो जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे, और स्केलर का मतलब है एक स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर का मतलब है कोई भी एक नंबर ले लो आप रियल नंबर से उठाकर। तो आपका टी और एस क्या होगा, आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, बोल्ड आर यूज करते हैं। वन डायमेंशन में बात हो रही है, रियल नंबर नंबर लाइन वन डायमेंशन तो आर ही लिखोगे, अगर टू डायमेंशन होगा तो आर टू होता, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर एन डायमेंशन होता तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, समझ रहे हो, तो वो डिस्टिंक्शन है। तो आप बस समझो कि स्केलर जो टीएस है वो आपका रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको नहीं समझना, ये भी अंडरस्टूड है कि टी का वैल्यू मान लो 3 है 4 है या 8 है या 1/6 है या -3 है, कुछ भी है, तो ये सारे रियल नंबर है। तो रियल नंबर को आप स्केलर्स के तौर पे यूज कर सकते हो। आपका रियल नंबर तो ये भी है -3, सॉरी √3। एक और रियल नंबर हो सकता है √13, लेकिन दिस इज नॉट योर रियल नंबर, ठीक है। तो ये बस याद रखना।
अब यहां पे समझो कि अगर आपको ये सब चीजें दी हुई है तो आपका स्केलर मल्टीपल निकल रहा है, तो स्केलर मल्टीपल में जो आप स्केल लगाते हो इसी स्केल का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि टी ए का अगर निकालना है आपको तो टी इंटू A1, फिर टी इंटू A2, टी इंटू A3। उसी तरह आप क्या करोगे, सारे कोऑर्डिनेट्स को टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा टी मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए। उसी तरह मान लो मैंने वेक्टर बी को एस से मल्टीप्लाई करना है, तो एस इंटू बी वेक्टर वुड बी सेम एज एस बी वन, एस बी टू, एस बी थ्री एंड सो ऑन टिल एस बी एंड। अब यहां पे चीजों को समझना है, कहीं भी एडिशन नहीं लिखा है, मैंने कोमा यूज किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोमा ही यूज करना है। और ये भी क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर है, ये भी कितना है, एन डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूं इन दोनों का सम निकालना है, यानी कि टी ए प्लस एस बी निकालना है, तो क्या करोगे आप, पहला वाला कंपोनेंट को पहले वाले कंपोनेंट से ऐड करोगे, दूसरे वाले को दूसरे से, फिर nth वाले को nth से। तो कहने का मतलब है दिस वुड बी टी A1 प्लस एस B1, उसी तरह आपका होगा टी A2 प्लस एस B2 एंड सो ऑन टिल टी AN प्लस एस BN। तो ये आपका हो जाएगा टी वेक्टर ए प्लस एस वेक्टर बी, ठीक है। जनरली आप इसको कॉलम वेक्टर के तौर पे यूज करते हो, ये हम लोग रो वेक्टर के टर्म्स में देख रहे हैं। इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, टी इसके कोऑर्डिनेट्स है A1, A2 एंड सो ऑन टिल AN प्लस एस इंटू B1, B2 एंड सो ऑन टिल BN। तो ये दोनों का सम जो होगा आपका होगा टी A1 प्लस एस B1, टी A2 प्लस एस B2 एंड सो ऑन टिल टी AN प्लस एस BN। इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स A एंड B, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। कोई डाउट तो नहीं है अब, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपके पास स्केलर का मतलब है कोई भी एक स्केलिंग फैक्टर ले रहा हूं, स्केलिंग फैक्टर इन द सेंस आपका रियल नंबर ले रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 2 जो होगा वो एक स्केलर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर पूछा जाए कि -2 ऑफ वेक्टर ए, तो -2 ऑफ वेक्टर ए में आपका जो -2 जो स्केलिंग फैक्टर आपने लिया है दैट -2 इज द स्केलर, ठीक है। तो उस वही है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि आपको जो भी स्केल दिया हुआ है उसी स्केल से आपको वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्केलर जो होगा आपका रियल नंबर होगा, कोई भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। एक कहने का मतलब एक स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है, जिससे आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन तो होता नहीं है स्केल में, तो डायरेक्शन नहीं है
तो आप क्या करोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो इन द मल्टीपल ऑफ दैट स्केलिंग फैक्टर, जिसको आप बोलते हो स्केल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। स्केलर इज एनी रियल नंबर, a scalar is a real number that is used to scale ब्रैकेट में लिखना here the vector, जो भी आप वेक्टर लिखना चाहते हो, वेक्टर ए लिखो, वेक्टर बी लिखो, या दोनों लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे काम किसका किया है, इन दोनों वेक्टर का किया है, वो समझने के लिए है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपके पास n वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है a1, दूसरा वेक्टर है a2, तीसरा वेक्टर है a3, उसी तरह आपका nth वेक्टर है an। ठीक है, अब मान लो सारे वेक्टर में टोटल m कंपोनेंट्स है। टोटल m कंपोनेंट्स का मतलब है कि इसमें a1 के जगह पे आप क्या, पहला एलिमेंट होगा a11, मतलब a1 का पहला कंपोनेंट, उसी तरह a12 होगा a1 का दूसरा कंपोनेंट, a1 का तीसरा कंपोनेंट, उसी तरह a1 का mth कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा वेक्टर, वेक्टर a1। उसी तरह आपका वेक्टर a2 जो है, दिस इज योर a21 वेक्टर। a2 वेक्टर का पहला कंपोनेंट डिनोट करोगे a21, दूसरा कंपोनेंट a22, तीसरा कंपोनेंट a23, मतलब a2 का तीसरा कंपोनेंट, उसी तरह a2 का mth कंपोनेंट। ठीक है, उसी तरह आप सबका कर सकते हो। तो आपका an का क्या होगा, an1, an2, उसी तरह आपका होगा anm। ठीक है, ये आपका नोटेशन हो गया। दिस इज योर an वेक्टर, दिस इज योर a2 वेक्टर, दिस इज योर a1 वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे आपको मान लो स्केल्स दिए हुए हैं, यानी कि स्केलर्स हैं आपके पास x1, x2 एंड सो ऑन टिल xn। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर आपको कोई एक दिया हुआ है इक्वेशन, उसका इक्वेशन के टर्म्स में हम बात करेंगे अभी, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो x1 इंटू वेक्टर a1 प्लस x2 इंटू वेक्टर a2 एंड सो ऑन टिल xn इंटू an, यहां पे समझना उल्टा नोटेशन लिया हुआ है। a बता रहा आपका वेक्टर और x बता रहा आपका स्केलर। कंफ्यूज मत होना कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये को यूज करते हैं स्केलर के तौर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोटेशन का याद रखना। अगर मान लो ये कोई वेक्टर b के बराबर आता है, तो इसको बोलोगे दिस b वेक्टर इज अ लीनियर combination of vectors a1, a2 and so on till an। ठीक है, इसको इक्वेशन के फॉर्म्स में आप देखते हो, जो कि हम लोग बाद में आगे करेंगे लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल में। ठीक है, उसका मैं अभी नहीं कर रहा, उसके लिए आपको मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ही वो समझ आएगा। तो इसको करने के बाद उसको समझेंगे। तो उसमें इक्वेशन कैसा होता है कि जैसे कि होगा आपका, पहला होगा a11 इंटू x1
प्लस a12 x2 plus a13 x3 and so on till a1n xn equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 and so on till a2n xn equal to b2 and इसी तरह a m1, ठीक है, क्योंकि ये आपका m इक्वेशन है, x1 प्लस a m2 x2 plus a m3 x3 and so on till you have a mn xn equal to bm, ठीक है। तो एक नोटेशन ये इस तरह का आप देखोगे लियोनटिफ इनपुट आउटपुट में। इसको अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, इसको अभी नहीं समझेंगे, बस आप लीनियर कॉम्बिनेशन को समझो, ठीक है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन वाला नोट डाउन कर लेना और बस ये समझना कि इसका हमें यूज पढ़ने वाला है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आपको लिखना है इन तरह, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में, तो आप देख रहे हो x1 का मल्टीप्लीकेशन पहले वाले से है, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हो a11, यहाँ पे a21 एंड सो ऑन टिल आपका am1, ठीक है। ये एक वेक्टर हो गया और इसका मल्टीप्लीकेशन है आपका x1 से, प्लस यू हैव a12 का वेक्टर a12 a22 एंड सो ऑन टिल am2, ये एक वेक्टर है a2 इंटू x2 एंड सो ऑन टिल यू हैव प्लस a, यहाँ पे है 1n, फिर है 2n, उसी तरह है आपका a m n और इसका मल्टीप्लीकेशन है आपका xn से, ठीक है। तो विजिबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आप लिखोगे इक्वल टू b1 b2 एंड सो ऑन टिल bm, ठीक है। ये आपका a nm है, a m n, ठीक है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसी का मैट्रिक्स का नोटेशन, जो कि मैट्रिक्स का नोटेशन आपका कुछ इस तरह होगा। इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे कुछ इस तरह, this can be represented as a11 a12 and so on till a1n, यहाँ पे a21 a22 and so on till a2n। ये बस नोटेशन है, इसमें कुछ खास समझने का नहीं है। am1 am2 amn, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्शन हो जाएगा तो थोड़ा गैप दे दिया जाए, am1 am2, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा आपका वेक्टर x1 से x2 से एंड सो ऑन टिल xn। अब यहीं से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, आपका वेक्टर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो कि
हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसी का यूज पड़ेगा आपका लियोनटिफ में, इसलिए पहले इनको समझना जरूरी है। तो ये सेम नोटेशन है, इसी का नोटेशन है जो हमने यहाँ पे लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल बनाया था। इसके आगे जो लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल आप लिखोगे, इसके आगे लिखोगे दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस नोटेशन और दिस नोटेशन, ठीक है। और इसको आप आगे लिखोगे, ये आपका मैट्रिक्स होगा ए, इसको लिखोगे वेक्टर एक्स और इसको लिखोगे वेक्टर बी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमेशा अपर केस अल्फाबेट यानी कि कैपिटल अल्फाबेट से यूज करेंगे, और वेक्टर को लोअर केस यानी कि छोटे वाले अल्फाबेट से यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। नीचे वाले में मैंने लिखा है मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विथ, मतलब डॉट है बीच में, वेक्टर एक्स। वेक्टर एक्स को मैंने बोल्ड किया है, ठीक है। अगर आप बोल्ड नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एरो डाल दोगे, इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर बी भी मैंने बोल्ड किया हुआ है, आप अगर बोल्ड नहीं करते हो तो उसके ऊपर एरो लिख देना। इसके ऊपर अगर इसके बारे में पूछ रहे हो तो ये इसी का नोटेशन है, ठीक है। और इसी से हम डिराइव करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये अलग अलग वेक्टर्स हैं। ये आपका हो गया मान लो A1 वेक्टर, इसको मान लो A2 वेक्टर, इसको मान लो AN वेक्टर, और बीच में आपका A3 से लेकर AN-1 वेक्टर तक है। इसको ले लो आप वेक्टर बी। तो आप देखोगे कि ये जो पहला कॉलम है ये एक रो है, जिसको हमने डिनोट किया है A1 वेक्टर से। दूसरा जो कॉलम है ये है दूसरा वेक्टर, दैट इज A2 वेक्टर। उसी तरह आपका सारा जो कॉलम है इस मैट्रिक्स का वो आपका एक वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग आगे करेंगे कि मैट्रिक्स को क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, वेक्टर्स को एक साथ लिखोगे, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वेक्टर्स गिव्स अ मैट्रिक्स, ठीक है। वही नोटेशन हम लोग बाद में यूज करेंगे, तो बस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि एक एग्जांपल आपको बताना जरूरी था, तो मैंने सोचा साथ में क्यों ना बता दूं, ठीक है। और और कोई डाउट है तो बताना। क्लियर है ना पक्का। क्लियर है डाउट। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिए। अब एक एग्जांपल मैं देख रहा, इस एग्जांपल में आपको दिया हुआ है 3x माइनस 4x2 इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन है x1 प्लस 5x2 इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसको पिछले नोटेशन की तरह देखना है, तो कैसे करोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, अगर यहाँ पे x1 है तो x1 निकाल सकते हो बाहर, इसको लिखोगे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे प्लस x2 मल्टीप्लाइड विथ -4, यहाँ पे आएगा 5, दिस वुड बी इक्वल टू 10 और -3। ये कैसे हुआ, तो यहाँ देखो ये हमने देखा, ये मिलाकर और ये यहाँ का दोनों कंपोनेंट आपका x1 से मल्टीप्लाइड है, ये आपका पहला वेक्टर देगा। तो पहला वेक्टर के लिए जो कंपोनेंट होगा ऊपर वाला कंपोनेंट वो क्या है, इसका कोफिशिएंट जो कि 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाइड नहीं है मतलब एक से मल्टीप्लाइड है, तो एक से मल्टीप्लाइड है तो एक इसका कोफिशिएंट निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मेंबर होना चाहिए 1, ठीक है। और मल्टीप्लाइड किससे है x1 से, उसी तरह यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाइड है
और कोऑर्डिनेट क्या क्या आएगा, -4 और 5, यहाँ पे 10 और -3, ठीक है। तो इसके आगे अगर आप देखना चाहते हो कि क्या इक्वेशन जो होगा, जो कि ये इक्वेशन किसी न किसी x1 x2 वैल्यू पे सोल्व करेगा, तो x1 x2 वैल्यू पे सोल्व करेगा, तो लेट्स सी कैसे सोल्व होगा। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से आप मान लो सेकेंड इक्वेशन से आपने x1 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो x1 वुड बी इक्वल टू -3 -5 x2। फिर इस x1 के वैल्यू को आपने क्या किया, पहले वाले में डाल दिया। तो 3 इंटू x1 क्या लिख सकते हो, 3 इंटू -3 -5 x2 -4 x2 इक्वल टू 10। इसको क्या लिख सकते हो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो इसको लिख सकते हो -9, इसको लिख सकते हो -15 x2, फिर इसको लिख सकते हो -4 x2 इक्वल टू 10। इसको लिख सकते हो, दोनों को मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, 15 और 4 19, so 19 x2 minus, and here also you will have this as 19. तो x2 would be equal to -1, x2 -1 होगा, तो x1 क्या होगा, -3 इंटू -5 इंटू -1, सो -3 इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा -5 इंटू -1, दैट विल गिव यू +5, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो x1 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू -1, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस गिव्स सेम एज 2 इंटू 3 1 प्लस -1 इंटू -4 अपॉन 5 इक्वल टू 10 -3। अब ये जो देख रहे हो आपका क्या है, यही तो आपका स्केलर था, समझ रहे हो, रियल नंबर है, इसी स्केलर की तो बात कर रहे थे, और यही तो लीनियर कॉम्बिनेशन बता रहा है, समझ गए। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो वेक्टर बी है, इसको मान लो आपने वेक्टर बी बोला, इसको मान लो आपने एक वेक्टर दूसरा बोला जिसका नाम ले लिया आपने, उस समय क्या लिया था आपने, ए और बी वेक्टर लिया था, दो ही वेक्टर था ना। तो इसको मान लो आपने वेक्टर लिया, इसको ले लो मान लो वेक्टर ए है, इसको मान लो वेक्टर बी है, इसको मान लो आपका टी है, इसको मान लो आपका एस है। तो दोनों का सम मिलाकर एक कोई वेक्टर दे रहा है, जिसको वेक्टर को आप डिनोट कर रहे हो सी से। तो आपने देखा कि टी का वैल्यू कितना है 2, एस का वैल्यू कितना है -1, वेक्टर ये क्या है 3 1, वेक्टर बी क्या है -4 5, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपके काम का नहीं है, बस ये समझने के लिए कि कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन आपका आया और इसको सोल्व कर लिया आपने, तो इस तरह का आपका सॉल्यूशन निकलता है, जो कि आप मैट्रिक्स के टर्म्स में आप देखोगे कैसे सोल्व करना है। ये अभी के लिए बस इतना ही समझो। नोट डाउन करो जल्दी से। देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या था -3 -5 x2, ये निकला यहां से, तो इसको तुम इस साइड लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर x1 इक्वल टू -3 -5 x2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमने x1 का वैल्यू लेकर इसमें सोल्व किया, तो x2 का वैल्यू निकाला यहां से, ठीक है। यहाँ पे x1 का वैल्यू हमने x2 के टर्म्स में लिख दिया, तो x1 का वैल्यू आपने ये निकाला है यहां से, जो सेकेंड इक्वेशन है, यहां से आपने सोल्व किया तो आपको x2 का वैल्यू आया -1, ठीक है। अब x2 का वैल्यू तो आ गया, लेकिन आपको फाइंड करना है x1 का भी वैल्यू, तो x1 का वैल्यू जो निकालना है, तो x1 का वैल्यू आपने देखा कि x1 का वैल्यू x2 के टर्म्स में कुछ इस तरह है, तो आपने वही इक्वेशन लिया और x2 का वैल्यू रख दिया -1, तो यहाँ पे -3
5 इंटू -1 कर दिया, तो -3 + 5 = 2। ये इक्वेशन आया यहां से, यानी कि यहां से x1 को लिख सकते हो -3 - 5x2। ठीक है, अब उसके आगे आपने x1 के वैल्यू को पुट किया यहाँ पे इक्वेशन 1, यानी कि अगर मान लो इसको मैं लिख दूं इक्वेशन 1, इसको लिख दूं इक्वेशन 2, तो ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, और यहां से इसको आगे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये फिर सेमेस्टर एग्जाम की तरह हो जाएगा, तो कम्बरसम है इसलिए। ठीक है, अब क्लियर है? तो ये कहां से आया, इक्वेशन 2 से आया। ठीक है, यहां से हमने निकाला x1 का वैल्यू -3 - 5x2। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे इस वैल्यू को इसमें डाला, यानी कि फ्रॉम दिस। अब ये कैसे आया, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 इन इक्वेशन 1, मतलब यहां पे x1 का वैल्यू आया, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में डाला। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने डाला, तो इक्वेशन 1 में x1 का वैल्यू अगर हमें पता है जो कि इसके बराबर है, तो हम x2 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब क्लियर है, बताना जरा। या फिर से बताना पड़ेगा तो भी बोलो। क्लियर है या फिर से बताऊं? ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो एक बार। जल्दी नोट डाउन करना। अब मान लो आपके पास 3 वेक्टर है। पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी, और तीनों वेक्टर का एन कोऑर्डिनेट है, मतलब इन तीनों को बोल सकते हो एन वेक्टर्स। ठीक है, और अगर एन मेंबर्स है या एन कंपोनेंट्स हैं, इनको एन टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बस नाम का है, इससे आप टेंशन मत लेना। मेरा कहने का मतलब है, अगर सब में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उनको एडिशन मल्टीप्लीकेशन वगैरह में कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। दूसरा ले लो, अल्फा और बीटा जो है ये आपके स्केलर्स है, यानी कि रियल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला रूल है, वेक्टर ए को ऐड किया वेक्टर बी से, फिर इन दोनों में वेक्टर सी को ऐड किया, तो दिस इज सेम एज, पहले आपने वेक्टर बी और सी को ऐड कर दिया, उसके बाद आपने वेक्टर ए को ऐड किया, और दिस इज सेम एज एडिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर सी फर्स्ट एंड देन बी, and this can be written as vector a plus vector b plus vector c। कहने का मतलब, अगर 3 वेक्टर का सम निकालना है तो ऑर्डर ऑफ एडिशन डजंट मैटर। किसको पहले ऐड कर रहे हो, किसको बाद में ऐड कर रहे हो, मैटर नहीं करता, ऐड तो कर रहे हो ना, तो ऐड करना ही काफी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इस तरह के प्रॉपर्टी को आप बोलते हो एसोसिएटिव। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि ये फर्क नहीं पड़ता किसको पहले ऐड करें किसको बाद में ऐड कर रहे हैं। दूसरा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज सेम एज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, मतलब जब आपका ऑर्डर मैटर ही नहीं करेगा, तो ए को बी से ऐड करो या बी को ए से ऐड करो, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है,
ये भी आपका नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन बस बात समझो। तीसरा अगर देखा जाए, अगर मान लो किसी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो कहीं पहुंचोगे या वहीं पे रहोगे? वहीं पे रहोगे। तो कहने का मतलब किसी भी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड करते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा सेम वेक्टर होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर का हमने कोऑर्डिनेट देखा था, 0 0 0 0 0 0 होता था। तो सारे n डायमेंशन में जीरो वैल्यू होता था। तो सारे n वैल्यूज को, ए के वेक्टर को आप ऐड करते जाओगे जीरो से तो सेम ही वैल्यू आएगा ना। तो कुछ तो चेंज हुआ नहीं, यानी कि सेम वेक्टर रह गया, वेक्टर ए। उसी तरह अगर मान लो आप वेक्टर ए लेते हो और इसको ऐड करते हो इसके निगेटिव से, कहने का मतलब है कि अगर वेक्टर ए को उतना ही से माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्या कहलाएगा? आपका जीरो वेक्टर। कहने का मतलब अगर शेप में देखा जाए तो अगर मान लो आपका ये वेक्टर ए है, ठीक है, उसी तरह यहीं से स्टार्ट होकर सेम लेंथ पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ रहा। ठीक है? तो जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच गए। तो दिस इज द केस ऑफ जीरो वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस माइनस ए वेक्टर गिव्स यू अ जीरो वेक्टर, जो कि आपका केस ये है। तो इसको अगर आप इस ऐसे रिप्रेजेंट करो, या आप कैसे क्या कर सकते हो, इसको जीरो लिख कर कैसे लिख सकते हो, जीरो वेक्टर। ठीक है? एक और प्रॉपर्टी लिखो। अब यहां पे आपने वेक्टर्स का आपस में देख लिया, अब स्केलर्स को यूज करते हैं। अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इंटू वेक्टर ए, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया 2 + 3 इंटू कोई वेक्टर है, तो सेम ही तो बात है। पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर दो, या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर। ठीक है? तो इसका मतलब हुआ अल्फा टाइम्स वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम वेक्टर ए। अगर मान लो आपके पास वेक्टर ए है जिसका है वैल्यू 1 2 3, ठीक है, तो आपको निकालना है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो अल्फा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू 3। तो अगर आपको मान लो 3 अल्फा निकालना है तो 3 ए निकालना, सॉरी 3 टाइम्स वेक्टर ए निकालना है, दैट इज सेम एज योर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 + 1 इंटू योर वेक्टर ए। तो इसका मतलब हुआ कि 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3 6 9। और अगर आप मान लो दोनों को अलग अलग करते हो तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्फा टाइम्स ए करने के लिए तो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ ए, तो दैट वुड बी 2 4 6। उसी तरह अगर बीटा टाइम्स ए करोगे तो दैट वुड बी 1 टाइम वेक्टर ए, तो एक से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3, तो इसको वैल्यू जो निकालोगे आप अल्फा ए प्लस बीटा ए, दिस वुड बी सेम एज 3 6 9। दोनों देख रहे हो सेम है, यही बात मैंने यहां लिखा है। ठीक है? एक और लिख सकते हो आप, मान लो अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ए से करोगे तो ये भी सेम है, अल्फा इंटू बीटा वेक्टर ए, या कहो तो आप बीटा इंटू अल्फा इंटू ए वेक्टर। ठीक है? सारे बात बराबर है। एक और कंडीशन लिखो, अगर आप मान लो किसी भी वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हो इस वेक्टर 1 से, देन यू विल हैव सेम वेक्टर 1। ठीक है? 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही है सेम वेक्टर, सारे टर्म्स को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो आप क्या करोगे, लिखोगे आपका सेम वेक्टर आया। ठीक है? तो ये आपका कंडीशंस हो गया।
ठीक, ये तो ओबियस है, वैसे लास्ट का यूज नहीं है तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपने स्केलर्स में देख ही लिया है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो, रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर वेक्टर्स। अब ये सारे थे आपके बेसिक्स, यहां तक है आपका बेसिक्स, यहां से क्वेश्चन रेयरली पूछता है। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला है ऑर्थोगोनालिटी, उस पर देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, एक और इसमें ऐड कर लो। अगर दो वेक्टर को ऐड करके एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए प्लस बी, तो इसमें सेम बात है, अल्फा को आप वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अल्फा को आप वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप क्या करना, अल्फा बीटा का वैल्यू लेना अलग अलग, ए बी सी वेक्टर लेना अलग अलग, और उसके बाद ट्राई करना कि सारे प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो सारा। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट। यहां भी दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए जिसका कोऑर्डिनेट है a1 a2 एंड सो ऑन टिल an। उसी तरह आपका दूसरा वेक्टर है b विथ कोऑर्डिनेट्स b1 b2 एंड सो ऑन टिल bn। ठीक है, अब मान लो आपको निकालना है a डॉट b वेक्टर। ठीक है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब यहां चीजों को समझो, आपको क्या करना है, जैसे एडिशन वाले केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते जा रहे थे, उसी तरह आप यहां भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे। कहने का मतलब, एडिशन वाले केस में क्या कर रहे थे, A1 को B1 से ऐड कर रहे थे, A2 को B2 से ऐड कर रहे थे, इसी तरह कर रहे थे। यहां भी क्या करोगे, A1 को B1 से मल्टीप्लाई करोगे, A2 को B2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यहां पे सारे मल्टीप्लीकेशन को ऐड कर दोगे। तो यहां पे क्या करोगे आप, इसको लिखोगे A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 एंड सो ऑन टिल an इंटू bn। ठीक है, अगर नोटेशन के टर्म्स में देखोगे तो दिस इज सेम एज समेशन ऑफ ai bi i being इक्वल टू 1 टू n। यहां पे सेम नोटेशन है, अलग नोटेशन नहीं है, और आई रेंज क्या कर रहा है, 1 टू n। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन का होना चाहिए। जैसे यहां पे आपका कितना है, n डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, दोनों के लिए n कोऑर्डिनेट्स चाहिए, n डायमेंशन की बात हो रही है। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझो, आपके पास एक कमोडिटी का बंडल है। ठीक है, अब ये कमोडिटी बंडल कितना है, x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn। इसी के करस्पॉन्डिंग आपका प्राइस होता है, x1 कमोडिटी का कुछ प्राइस होगा P1, x2 कमोडिटी का प्राइस होगा P2, उसी तरह xn कमोडिटी का प्राइस होगा Pn। लेट दैट बी प्राइस। अब इसको आपने वेक्टर के टर्म्स में लिखा है तो इसको क्या बोलोगे, कमोडिटी वेक्टर।
ठीक है। उसी तरह आप प्राइस को वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो क्या बोलोगे, प्राइस वेक्टर। यही चीजें आपको माइक्रो में यूज आएगा। अब फर्स्ट कमोडिटी का प्राइस P1, फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी X1, सेकंड कमोडिटी की प्राइस P2, सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी X2 एंड सो ऑन टिल Pn। तो अगर पूछा जाए टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपको क्या करना है, पहला कमोडिटी का जो प्राइस है और कितने यूनिट खरीदे हैं आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, उसी तरह सेकंड कमोडिटी का, उसी तरह सारे कमोडिटीज का, और सबको ऐड कर देना है। यही तो टोटल एक्सपेंडिचर है। कहने का मतलब योर टोटल एक्सपेंडिचर वुड बी x1 into P1 plus x2 into P2 and so on till xn Pn। तो ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसको आप नोट डाउन करो। और साथ में आप एक और काम करना, आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। आपका वेक्टर ए जब दिया हुआ हो 1 -2 3, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है -3 2 5, ठीक है। और चेक करना कि ए डॉट बी कितना आ रहा है। अगर ए डॉट बी आपका 8 के इक्वल आ रहा है तो यानी कि आपका आंसर सही है, ठीक है। आप पहला नोट डाउन करोगे, उसके बाद इस एग्जाम्पल को सोल्व करने की कोशिश करोगे। और अगर आपका 8 के इक्वल नहीं आता है तब बताना, मैं इसके आगे सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। नोट डाउन करो। आंसर आया? आंसर आ जाए तो एक बार टेक्स्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने रूल्स देखा एडिशन का, उसी तरह यहां पे पिछले में हमने रूल्स किसका देखा था, मल्टीप्लीकेशन विथ वेक्टर्स नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर्स ही लिखो, ठीक है। यहां पे ऐड कर लेना मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर्स, ठीक है। वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन तो हमने अभी किया है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपका रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन होगा, रूल्स फॉर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन यूज मत करना वर्ड, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्पेशल केस है, ठीक है। मेनली इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर सही है, गुड। आप मान लो 3 वेक्टर ले रहे हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और तीनों वेक्टर्स कौन से वेक्टर है, एन वेक्टर्स, मतलब एन मेंबर्स है। और मान लो अल्फा जो है एक स्केलर है, जो पिछली बार की तरह। अब पहला केस है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, पहले आपने वेक्टर ए को लिखा है, तो दिस वुड बी सेम एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दूसरा पार्ट हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गिव्स यू ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तीसरा हो जाएगा आपको अल्फा टाइम्स, मान लो पहला वेक्टर है ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया
उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया वेक्टर बी से, दिस वुड बी सेम एज अल्फा मल्टीप्लाई टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और दिस वुड बी सेम एज योर ए अलग फिर अल्फा वेक्टर बी। ठीक है, एक और रूल होगा जो कि आपका बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्पेशल केस है, इस रूल को बोलोगे कम्यूटेटिव, इसको बोलोगे एसोसिएटिव। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो। एक और आप लिख ही लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए greater than 0 if and only if you have vector A big non-zero vector। ओके, सो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ऐसा कैसे हुआ, जैसे देखो यहां पे A डॉट बी निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करो। अब A1 B1 सेम होगा B1 A1 के बराबर, यानी कि A1 को मल्टीप्लाई करो B1 से या B1 को मल्टीप्लाई करो A1 से। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, 1 को मल्टीप्लाई किया था -3 से, और दूसरे केस में -3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, बात बराबर है। उसी तरह दूसरे के लिए, उसी तरह तीसरे के लिए, तो आपके पास आएगा A डॉट बी इक्वल टू P डॉट ए। उसी तरह आप देखोगे ए भी सेटिस्फाई करेगा और तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मुश्किल होगा आपको ये समझना। यहां पे देखो ए डॉट ए का मतलब क्या है, एन डिफरेंट वेक्टर्स है, तो एन वेक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, ए वन मल्टीप्लाई हो गया प्लस ए टू एंड सो ऑन टिल ए एन होगा। अब ए ग्रेटर देन 0 है, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें से कम एक टर्म तो पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। जो टर्म पॉजिटिव होगा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज होंगे वेक्टर ये में, जीरो नहीं होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे या निगेटिव वैल्यू होंगे, जीरो तो नहीं होंगे। जब जीरो नहीं होंगे तो जीरो वेक्टर हो सकता है नहीं, जीरो वेक्टर के लिए सारे कोऑर्डिनेट्स जीरो होने चाहिए। लेकिन अगर हमारा एक पॉजिटिव है तो कोई तो टर्म जीरो से अलग होगा, एक टर्म तो कम से कम जीरो से अलग होगा। अगर एक टर्म भी जीरो से अलग है, या मान लो दो टर्म अलग है या तीन टर्म अलग है, तो क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है इस वेक्टर में, वो वेक्टर का कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी जीरो के अलावा होगा। तो जब जीरो नहीं होगा कंपोनेंट तो जीरो वेक्टर होगा भी नहीं। ठीक है, तो यही तो कहानी है, इसको बस समझने के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको इस टाइप पे पूछ सकते हैं, इस पे नहीं पूछेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमने टॉपिक देखा था, दैट वाज लेंथ और नॉर्म ऑफ द वेक्टर। मान लो आपका कोई वेक्टर है ए, ठीक है, अब ए वेक्टर का आपने इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद अंडर रूट निकालते हो। तो अंडर रूट निकालोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी योर लेंथ और नो। कहने का मतलब, अगर आपका वेक्टर ए है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो इसी के साथ, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा।
और इसको जो अंडर रूट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा इसको बोलोगे नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, नॉर्म में दो डंडी है। ठीक है, इसको बोलोगे दिस इज कॉल्ड इज द नॉर्म और लेंथ। लेंथ मतलब कितना उसका डिस्टेंस है, दूरी है, कितनी उसकी लंबाई है ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, जैसे कि आप ए डॉट ए कैसे निकालते हो, A1 को, जैसे कि वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज A1 A2 एंड सो ऑन टिल AN। ठीक है, दूसरा अगर आप लिखते हो फिर से ए वेक्टर तो क्या लिख सकते हो, A1 A2 एंड सो ऑन टिल AN। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट वुड बी A1 स्क्वायर, मतलब A1 इंटू A1 प्लस A2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल AN स्क्वायर। कहने का मतलब आपका नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर ए वुड बी रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल AN स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि लेंथ और नॉर्म ऑफ द वेक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो। इसी का एक रिलेशन बनाएंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो अगर मान लो दो वेक्टर है, आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का लेंथ निकालना है। तो दिस वुड बी लाइक से दिस वुड बी, इसका कहने का मतलब है इसका नॉर्म निकालने का a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है इसी वेक्टर से। ठीक है, तो कैसे होगा, दोनों सेम लेंथ का है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो A1 माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर, उसी तरह सारे टर्म्स का AN माइनस BN का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो यही नॉर्म होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज A1 माइनस B1 होल स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन till you have AN माइनस BN होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो आपको याद आएगा यही तो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखा था। तो अगर इस चीज को समझा जाए तो अगर आपका ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी था, ठीक है, उसी एग्जांपल में चलते हैं। ठीक, तो आप चलो पहले वहां पे चलते हैं। तो आपका ये केस दिखा जाए तो ए जो आपका ए माइनस बी आ रहा था, यहां से आपने स्टार्ट किए थे। ठीक है, और इसका लेंथ चेक करना था। ठीक, तो आप क्या कर रहे थे, ए माइनस बी का लेंथ निकाल रहे थे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स पे आपने ए माइनस बी निकाला। ठीक है, और उसका कुछ खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद आपका लेंथ निकला। कहने का मतलब अगर ये पॉइंट से देखा जाए, पॉइंट ए फिर माइनस बी और ये आपका रहा ए माइनस बी, तो यहां से यहां की लेंथ निकालने के लिए आपने क्या किया, इसी वेक्टर का नॉर्म निकाला। यही तो हमें करना है। इसी वेक्टर का नॉर्म क्या होगा, ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू, और वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों के वेक्टर का सम करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है तो सम करके। ठीक है, तो बस समझने के लिए यही था। एक बार आप इसको देख लो, एक पिक्चर को 10 सेकेंड में, फिर इसके आगे
मैं उस पेज पे चलता हूं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा, ये आप याद रखना। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो, अब याद रखो, ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी is represented as norm of vector A into norm of vector B into cos थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू आप जानते हो कि हम लोग एक तरह देखते हैं, 0 से लेकर 360 डिग्री पूरा लेकर के देखते हो। ठीक है, और cos थीटा का अगर आप वैल्यू देखोगे तो cos थीटा क्या होता है आपका, इसका रेंज जो होगा -1 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप दो वेक्टर लेते हो, तो दो वेक्टर अगर आप लेते हो तो आपका जो एंगल देखोगे जनरली क्या होगा, 0 से लेकर 180 के बीच में ही देखेंगे। क्योंकि अगर आपका वेक्टर इस तरह का है, ठीक है, दो वेक्टर ए वेक्टर 1 वेक्टर 2 दो वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये नीचे वाले छोटे वाले एंगल लोगे, ऊपर वाले एंगल नहीं लेना, नीचे वाला ही एंगल लेना है। ठीक है, तो कहीं भी देखोगे, इसको घुमाओगे कहीं भी तो 180 डिग्री तक आएगा, ऊपर जाएगा तो फिर छोटे वाले एंगल कवर करोगे। ठीक है, तो 0 से 180 के बीच में मानते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो cos थीटा का वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो कि cos थीटा मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहां पे याद रखना, मिनिमम ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -1, मैक्सिमम ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का 1 होता है। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब है कि ये दोनों कंपोनेंट, मतलब अगर इसका लेंथ निकाल कर देखा जाए इससे, तो कब इक्वल होगा, जब ये दोनों टर्म बराबर होगा। यानी कि आपका cos थीटा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो उसको जानने से पहले आप इस चीज को समझो। पहले अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का आए, तो आप cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन नॉर्म ऑफ ए डॉट नॉर्म ऑफ बी कर दूंगा। ठीक है, अभी तक नहीं लगता कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन करो। अब यहां पे समझो, जहां से इसको यूज करके दो रिजल्ट्स निकलेंगे। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट, जब आपका cos थीटा का वैल्यू 0 होगा तब a डॉट बी 0 होगा। कहने का मतलब a डॉट बी यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर बी would be equal to 0 when cos थीटा इक्वल टू 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब cos थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, और यू कैन से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब है दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, उस केस को बोलते हैं द टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो इस केस में कहोगे कि वेक्टर, then you can say vector A and vector B are orthogonal to each other, or you can say A and B vector are perpendicular to one another।
या इसका नोटेशन यूज करना चाहो तो वेक्टर ए इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी। ठीक है, ये नोटेशन है, वो आपके काम का नहीं है, बस ये समझना ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब आपका परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसके साथ दूसरा रिजल्ट है जो हमने वैल्यू निकाला यहाँ पे, कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप इसका नॉर्म निकालोगे तो दैट यू कैन राइट दिस एज ए डॉट बी का लेंथ, दिस इज सेम एज द नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बी, फिर इसकी वैल्यू। ठीक है, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग वेरी करेगा, तो अलग अलग वेरी करेगा लेकिन लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम 1 हो सकता है या उससे छोटा होगा, 0 से हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी, दैट वुड बी, दिस वुड बी लेस देन और इक्वल टू, उल्टा कर दिया, greater than or equal to the norm of these two। एक सेकंड इसको डिराइव कर लेते हैं। यहां पे देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू कब हो सकती है, जब कॉस थीटा आपका -1 हो। ठीक है, तो एक केस क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा हमेशा इसके टर्म्स में इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू जो है, कॉस थीटा का वैल्यू किधर लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, तो ये टर्म -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म से तो ये छोटा होगा। अगर इसको कंपेयर करें हम नॉर्म ए से और मल्टीप्लाइड विथ नॉर्म बी, इन दैट केस यू कैन से दैट इसके आगे मल्टीप्लाइड है 1 से। ठीक है, तो 1 कॉस थीटा से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा, समझ रहे हो, हमेशा कॉस थीटा से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहां पे क्या यूज करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। दैट मीन्स if you write this and this relation then you can have this as ये वाला नोटेशन। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन था इसको खत्म कर लेना। यहाँ पे आप पूछोगे कि सिंगल डंडी क्यों यूज कर रहे हैं, सिंगल डंडी यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा था, एक ही सिंगल वैल्यू आ रहा था, जो आपने 8 का वैल्यू निकाला था, तो सिंगल वैल्यू जो आ रहा था दैट वाज योर 8 फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। तो अब उसका जो भी नॉर्म निकालोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू का ही है ना, वो तो वेक्टर है नहीं। ठीक है, तो इसलिए बस डिस्टिंक्शन के लिए है कि डॉट प्रोडक्ट का है, लेकिन ये तो प्रॉपर वेक्टर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर वेक्टर का नॉर्म निकालने के लिए 2 लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आया, कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। यहां से आपने देखा कि कॉस थीटा will always be less than or equal to 1, that means ये वाला टर्म always less than or equal to ये वाला टर्म, यानी कि अगर इसको इससे कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू ये है और ये इससे छोटा है या बराबर है, तो दैट विल गिव यू दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को बोलते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो उसको
नोट डाउन कर लो एक बार। यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? ऋषभ सब क्लियर है? एक बार चैट पे मैसेज करना। ठीक है, देखो कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। या तो -1 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब यहां पे हमने पहला रिजल्ट निकाला इस वैल्यू से कि अगर ये टर्म तो जीरो नहीं होगा, ये टर्म जीरो नहीं होगा नॉर्मली। ठीक है, जब जीरो वेक्टर होगा तभी ये जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये दोनों में जीरो कब हो सकता है? जब एक cos थीटा जीरो हो। और cos थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो पहला रिजल्ट उससे आता है, थीटा बीइंग इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर होना। ठीक है, कहने का मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है इस तरह से। ठीक है, तो पहला रिजल्ट वहां से आया। दूसरे रिजल्ट में आओ, यहां का हमने पिक किया यहां पे। ठीक है, ये तो जानते हो। ठीक है, अब यहां से हमने जब उठाया तो यहां पे आपने देखा कि cos थीटा का जो वैल्यू है, cos थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब लेस देन और इक्वल टू 1 होगा दैट मीन्स, कहने का मतलब अगर इसका भी नॉर्म निकाल लो तो आप यहाँ पे भी अगर चाहो तो यूज कर सकते हो डंडी। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। 1 से छोटा क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी टर्म आप ले रहे हो 0 से लेकर 1 के बीच में, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, या इनका स्क्वायर करते हो तो भी 1 से छोटा होगा। स्क्वायर करोगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा वैल्यू का देखना है, तो सिंपल वैल्यू में cos थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो कहने का मतलब अगर इन दोनों वाले नॉर्म को अगर मैं ज्यों का त्यों लिख दूं, ठीक है, और cos थीटा को कंपेयर करूं 1 से, दैट मीन्स cos थीटा 1 से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या तो उससे कम होगी। 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में मैं मानता हूं कि तुम जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो ये मान लो कि जो cos थीटा की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती है, तो 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। cos थीटा की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। जब कभी बड़ी नहीं होगी दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। जब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है दैट मीन्स cos थीटा will always be less than or equal to 1. Cos theta will always be less than or equal to 1. और यही वाला रिजल्ट हमने यहां यूज किया। तो cos थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, और ये दोनों तो सेम टर्म है, कंपैरिजन सिर्फ इससे आएगा, तो ये टर्म लेस देन है। अब ये टर्म का वैल्यू, इसका वैल्यू सेम यही है। तो अब इन दोनों को कंपेयर तो करना आसान था। इसको इसको कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये है। जब इसकी वैल्यू ये रखकर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जब ये इससे छोटा है और ये इसके बराबर है तो ये भी इससे छोटा होगा, और अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब अगर ये इससे लेस देन और इक्वल टू ये वाला टर्म है, दैट मीन्स दिस टर्म वुड आल्सो बी लेस देन और इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, इसी का कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं। कॉची श्वार्ट्ज
इनइक्वालिटी। कोई डाउट? अब बताओ, क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, नोट डाउन करो 2 मिनट में, फिर उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, तो वेक्टर चैप्टर यहां पे खत्म होता है।